नमस्कार प्रिय श्रोताओं। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1600 वर्ष पहले का समय। चीन की धरती पर एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु खड़ा है। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। उसके सामने हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा है। उसे न जाने कितने पहाड़ पार करने हैं, कितने रेगिस्तान पार करने हैं, अनजान लोगों के बीच रहना है और फिर समुद्र भी पार करना है। लेकिन आखिर वह जा क्यों रहा है? क्या वह भारत की दौलत देखने जा रहा था? क्या वह किसी राजा से मिलने जा रहा था? क्या वह केवल भगवान बुद्ध की जन्मभूमि देखने के लिए निकला था? नहीं, उसकी यात्रा के पीछे इससे कहीं गहरा उद्देश्य था। वह भारत की धरती से बौद्ध धर्म के उन प्राचीन नियमों और ग्रंथों को खोजने आया था जो चीन में पूरी तरह उपलब्ध नहीं थे। उसका नाम था फाहियान। लगभग 399 ईस्वी के आसपास उसने चीन से अपनी यात्रा शुरू की और लगभग 414 ईस्वी के आसपास उसकी लंबी यात्रा का अंतिम अध्याय पूरा हुआ। करीब 15 वर्षों तक चलने वाली यह यात्रा उसे चीन से मध्य एशिया, फिर भारतीय उपमहाद्वीप, श्रीलंका और अंततः वापस चीन तक ले गई। इन वर्षों में उसने रेगिस्तान देखे, बर्फ से ढके पहाड़ देखे, विशाल नदियां देखीं, बौद्ध मठ देखे, प्राचीन नगर देखे, बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थल देखे और भारत के उस समाज की झलक देखी जो आज से लगभग 16 शताब्दियां पहले अस्तित्व में था। लेकिन उसकी कहानी केवल एक यात्री की कहानी नहीं है। यह उस ज्ञान की कहानी है जिसे पाने के लिए एक वृद्ध भिक्षु ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। आज की इस पूरी यात्रा में हम जानेंगे फाहियान भारत क्यों आया था, उसने भारत में क्या देखा, वह किन किन स्थानों पर गया, कहां कितने समय तक रुका, उसकी उम्र कितनी थी, बुद्ध की जन्मभूमि के बारे में उसने क्या लिखा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी यात्रा आज हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए चलते हैं लगभग 1600 वर्ष पीछे, उस समय जब भारत और चीन के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन धर्म और ज्ञान इन दूरियों को पार कर रहे थे। अध्याय 1, एक वृद्ध भिक्षु का संकल्प। फाहियान का जन्म लगभग 337 ईस्वी के आसपास उत्तरी चीन के क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत अधिक निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार बचपन में ही वह बौद्ध संघ में प्रवेश कर गया था। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बौद्ध धर्म के अध्ययन और साधना में बीतने लगा। वह बौद्ध ग्रंथ पढ़ता था, भिक्षुओं के नियमों का पालन करता था और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को गहराई से समझने का प्रयास करता था। लेकिन समय के साथ उसके सामने एक बड़ी समस्या आई। चीन में बौद्ध धर्म फैल चुका था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के आचरण और संघ के नियमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विनय ग्रंथ पूरी तरह उपलब्ध नहीं थे। विनय का अर्थ है भिक्षु जीवन के नियम और अनुशासन। कौन सा आचरण उचित है, संघ में किसी विवाद का समाधान कैसे हो, भिक्षुओं की दीक्षा कैसे हो, संघ की व्यवस्था किस प्रकार चले। इन प्रश्नों के उत्तर विनय साहित्य में मिलते थे। फाहियान को लगा कि यदि चीन में बौद्ध संघ को व्यवस्थित और प्रामाणिक रूप से विकसित करना है तो इन मूल ग्रंथों की आवश्यकता है। और फिर उसके मन में एक विचार जन्मा, उसे स्वयं उन ग्रंथों की खोज के लिए भारत जाना चाहिए। भारत, वही भूमि जहां बुद्ध ने अपना जीवन बिताया था, वही भूमि जहां बौद्ध धर्म की अनेक मूल परंपराएं विकसित हुई थी। लेकिन तब फाहियान कोई युवा यात्री नहीं था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। आज 60 वर्ष की उम्र में इतनी कठिन यात्रा करना भी चुनौतीपूर्ण माना जाएगा। लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए, न रेल थी, न हवाई जहाज, न आधुनिक सड़कें, न अस्पताल, न मोबाइल फोन, न आधुनिक नक्शे। यात्रा का अर्थ था पैदल चलना, घोड़ों या दूसरे साधनों का सहारा लेना, कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना और अनजान प्रदेशों में रात बिताना। इसके बावजूद फाहियान ने निर्णय लिया। लगभग 399 ईस्वी के आसपास वह चीन से पश्चिम की ओर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ अन्य भिक्षु भी थे। उनके सामने एक लंबा रास्ता था, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चीन से बाहर निकलते ही यात्रा का संसार बदल गया। अब वे उस विशाल भूभाग में प्रवेश कर चुके थे जिसे आज हम मध्य एशिया के नाम से जानते हैं, और वहीं से शुरू हुआ उनकी असली परीक्षा का दौर। अध्याय 2, रेगिस्तान, पहाड़ और भारत की ओर बढ़ते कदम। चीन से निकलने के बाद फाहियान पश्चिम की ओर बढ़ता गया। उसकी यात्रा का शुरुआती हिस्सा उन व्यापारिक मार्गों से होकर गुजरा जिन्हें आज हम सामान्य रूप से
सिल्क रोड से जोड़ते हैं। वह गांसू क्षेत्र से आगे बढ़ा, दुनहुआंग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरा, फिर आगे विशाल शुष्क प्रदेश सामने आया। यह वह दुनिया थी जहां यात्रियों को पानी की हर बूंद की कीमत समझनी पड़ती थी। दिन में तेज गर्मी, रात में ठंड और चारों ओर दूर तक फैला हुआ सूखा भूभाग। फाहियान जैसे यात्री के लिए यह यात्रा केवल शारीरिक कठिनाई नहीं थी। गलत रास्ता जीवन के लिए खतरा बन सकता था। पानी समाप्त हो सकता था, बीमारी हो सकती थी और रास्ते में लुटेरों का खतरा भी था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। मध्य एशिया के अनेक क्षेत्रों में उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव था। फाहियान ने कई ऐसे स्थान देखे जहां बौद्ध विहार मौजूद थे। कहीं भिक्षुओं की संख्या अधिक थी, कहीं कम। कहीं बौद्ध धर्म बहुत प्रभावशाली था, कहीं दूसरी धार्मिक परंपराएं मजबूत थीं। इन क्षेत्रों से गुजरते हुए फाहियान धीरे धीरे उस दुनिया के करीब पहुंच रहा था जिसके लिए वह घर से निकला था, भारत। आगे उसे गांधार क्षेत्र दिखाई दिया। उसने तक्षशिला का उल्लेख किया। उसने पुरुषपुर का भी वर्णन किया, जिसे आधुनिक समय में पेशावर क्षेत्र से जोड़ा जाता है। यह वह भूभाग था जहां भारतीय, मध्य एशियाई और बौद्ध संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती थीं। फाहियान के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव रहा होगा, क्योंकि वह पहली बार उस व्यापक बौद्ध संसार को देख रहा था जो चीन से बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसके बाद उसकी यात्रा सिंधु नदी की ओर बढ़ी। सिंधु एक विशाल नदी। आज भी यह नदी दक्षिण एशिया के भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस समय इसे पार करना किसी सामान्य नदी को पार करने जैसा नहीं था। फाहियान ने कठिन पहाड़ी रास्तों और नदी पार करने की चुनौतियों का उल्लेख किया है, लेकिन अब वह उस भूमि में प्रवेश कर चुका था जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। भारत उसके सामने था और भारत में प्रवेश करते ही उसकी यात्रा का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। अब वह केवल रास्ता तय नहीं कर रहा था, अब वह उन स्थानों की तलाश कर रहा था जहां बुद्ध की स्मृतियां जीवित थीं। अध्याय 3, भारत की धरती पर पहला अनुभव। भारत में प्रवेश करने के बाद फाहियान ने अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। वह मथुरा पहुंचा। प्राचीन मथुरा आज भी उत्तर भारत का प्रसिद्ध शहर है, लेकिन फाहियान के समय का मथुरा आधुनिक शहर से बिल्कुल अलग था। यह धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियों वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र था। फाहियान की नजर विशेष रूप से बौद्ध संस्थानों पर थी। उसने बौद्ध मठों और भिक्षुओं के जीवन को ध्यान से देखा। उसे दिखाई दिया कि बौद्ध धर्म केवल किसी एक नगर तक सीमित नहीं था। कई क्षेत्रों में विहार सक्रिय थे, भिक्षु अध्ययन करते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे और स्थानीय लोग धार्मिक संस्थानों को दान देते थे। फाहियान आगे बढ़ा। उसने संकाश्य का उल्लेख किया। फिर वह कान्यकुब्ज की ओर गया, जिसे आधुनिक समय में कन्नौज से जोड़ा जाता है। इसके बाद उसकी यात्रा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की ओर बढ़ने लगी। श्रावस्ती, यह नाम फाहियान के लिए विशेष महत्व रखता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन का काफी समय श्रावस्ती में बिताया था। फाहियान वहां पहुंचा और उसने जेतवन से जुड़ी परंपराओं का वर्णन किया। वहां स्तूप और विहार थे। बुद्ध की स्मृति जीवित थी, लेकिन हर स्थान की स्थिति समान नहीं थी। कुछ स्थान सक्रिय धार्मिक केंद्र थे, कुछ स्थान पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों पर केवल स्मृतियां और अवशेष बचे थे। यही बात फाहियान के वर्णन को इतना रोचक बनाती है। वह हमें केवल यह नहीं बताता कि किसी स्थान का धार्मिक महत्व क्या था, वह यह भी दिखाता है कि उसके समय तक उस स्थान की वास्तविक स्थिति क्या रह गई थी। कभी कोई महान नगर केवल शांत अवशेषों में बदल जाता है, कभी किसी पुराने तीर्थ के आसपास फिर से धार्मिक जीवन विकसित हो जाता है। फाहियान इन दोनों स्थितियों को अपनी यात्रा में देख रहा था। अब उसकी यात्रा उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी जहां सिद्धार्थ गौतम के जन्म की स्मृति जुड़ी थी। कपिलवस्तु और उसके बाद लुम्बिनी। अध्याय 4, कपिलवस्तु और लुम्बिनी की खोज। कपिलवस्तु का नाम सुनते ही बुद्ध के जीवन की प्रारंभिक कहानी हमारे सामने आती है। यहीं शाक्य समुदाय का क्षेत्र था। यहीं सिद्धार्थ गौतम के राजकुमार के रूप में जीवन की परंपरा जुड़ी हुई है। फाहियान जब इस क्षेत्र में पहुंचा तब लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका था। उसने जो देखा वह किसी जीवंत राजसी राजधानी जैसा नहीं था। उसके विवरण के अनुसार कपिलवस्तु काफी उजड़ चुका था। बड़ी आबादी नहीं थी। राजा का प्रभाव दिखाई नहीं देता था। कुछ भिक्षु और कुछ परिवार वहां रहते थे। कल्पना कीजिए,
जिस स्थान का नाम पूरी बौद्ध दुनिया में श्रद्धा से लिया जाता था, वह फाहियान के सामने लगभग सुनसान पड़ा था। लेकिन उसके लिए उसका महत्व समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इतिहास केवल वर्तमान इमारतों से नहीं बनता। कभी कभी किसी स्थान की शक्ति उसकी स्मृति में होती है। फाहियान कपिलवस्तु से आगे बढ़ा। अब वह लुम्बिनी की ओर जा रहा था। आज लुम्बिनी आधुनिक नेपाल में स्थित है और बौद्ध परंपरा में इसे सिद्धार्थ गौतम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। फाहियान ने भी लुम्बिनी को बुद्ध के जन्म से जुड़े पवित्र स्थान के रूप में दर्ज किया। उसके विवरण के अनुसार यह कपिलवस्तु के पूर्व की दिशा में स्थित एक उद्यान था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि फाहियान ने बुद्ध की जन्मभूमि देखी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने बुद्ध के जन्म का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। बुद्ध का जीवन फाहियान से कई शताब्दियों पहले का था। फाहियान उस समय प्रचलित बौद्ध परंपराओं और वहां मौजूद स्मारकों को देख रहा था। इसलिए उसका विवरण हमें यह बताता है कि उसके समय में कौन से स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थल माने जाते थे। आज पुरातात्विक प्रमाण और बाद के अभिलेख लुम्बिनी की पहचान को और मजबूत करते हैं। लेकिन फाहियान का विवरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें लगभग 5वीं शताब्दी के आरंभ में उस पवित्र क्षेत्र की स्थिति की प्रत्यक्ष झलक देता है। कपिलवस्तु और लुम्बिनी के बाद उसकी यात्रा बुद्ध के जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों की ओर बढ़ी। वह कुशीनगर पहुंचा, वही स्थान जहां बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। फिर वैशाली और इसके बाद मगध की ओर यात्रा। अब फाहियान पहुंचने वाला था उस नगर में जहां वह केवल कुछ दिनों के लिए नहीं रुकने वाला था। पाटलिपुत्र। अध्याय 5। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष। पाटलिपुत्र, आज जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। फाहियान के समय यह गंगा के मैदान का महत्वपूर्ण नगर था। लेकिन फाहियान के लिए इसका महत्व केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं था। यहां उसे वह मिला जिसकी उसे सबसे अधिक तलाश थी, बौद्ध अध्ययन का अवसर। फाहियान ने पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्ष बिताए। 3 वर्ष एक लंबा समय। उसने यहां संस्कृत का अध्ययन किया, बौद्ध ग्रंथों को समझने का प्रयास किया और विनय साहित्य की प्रतियां प्राप्त की। यह उसके पूरे अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य था। याद रखिए, जब वह चीन से निकला था तब उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक मूल नियमों के ग्रंथ चीन में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थे। अब वह उन्हीं ग्रंथों के स्रोत के करीब था। उस समय किसी पुस्तक को प्राप्त करना आज की तरह आसान नहीं था। किसी ग्रंथ की प्रति हाथ से लिखी जाती थी, भाषा अलग थी, शब्दों को समझना पड़ता था, फिर उसकी प्रतिलिपि तैयार करनी पड़ती थी और उसे सुरक्षित रखकर हजारों किलोमीटर दूर चीन तक पहुंचाना पड़ता था। फाहियान ने इसी काम में अपना समय लगाया। लेकिन इन 3 वर्षों में उसने केवल अध्ययन नहीं किया, उसने पाटलिपुत्र और आसपास के धार्मिक जीवन को भी देखा। उसके विवरण में बौद्ध विहारों का उल्लेख मिलता है। उसने अशोक से जुड़ी धार्मिक परंपराओं और स्मारकों का वर्णन किया। लेकिन यहाँ इतिहासकारों के लिए सावधानी जरूरी है। फाहियान जो कुछ लिखता है उसमें उसके समय की स्थानीय धार्मिक परंपराएं भी शामिल हैं। इसलिए उसके द्वारा किसी इमारत को अशोक से जोड़ना उस समय प्रचलित परंपरा का प्रमाण है। लेकिन हर ऐसी बात को आधुनिक पुरातात्विक प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि ऐतिहासिक स्रोतों को हमेशा दूसरे प्रमाणों के साथ पढ़ा जाता है। फाहियान का उद्देश्य राजनीतिक इतिहास लिखना नहीं था। वह किसी राजा के दरबार का पूरा विवरण देने नहीं निकला था। उसका ध्यान बौद्ध धर्म पर था। फिर भी उसके विवरण से हमें उस समय के भारत की एक महत्वपूर्ण झलक मिलती है। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष बिताने के बाद फाहियान फिर आगे बढ़ा। अब उसका रास्ता उसे पूर्व की ओर ले जा रहा था। उसका अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था ताम्रलिप्ति। अध्याय 6। ताम्रलिप्ति से समुद्र की ओर। ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र था। इसे सामान्यतः वर्तमान पश्चिम बंगाल के तमलुक क्षेत्र से जोड़ा जाता है। फाहियान के समय यह समुद्री व्यापार और बौद्ध गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। फाहियान यहाँ लगभग 2 वर्ष रहा। यहाँ भी उसने अपने मूल उद्देश्य को नहीं छोड़ा। वह बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करता रहा, अध्ययन करता रहा और अपनी आगामी समुद्री यात्रा की तैयारी करता रहा। अब उसकी यात्रा का सबसे कठिन चरण सामने था, समुद्र। ताम्रलिप्ति से आगे उसे समुद्री जहाज पर यात्रा करनी थी। यहां से उसकी यात्रा श्रीलंका की ओर जाने वाली थी। लगभग 410 ईस्वी के आसपास वह सिंघल पहुंचा, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। फाहियान के विवरण के अनुसार समुद्री यात्रा के एक चरण में जहाज ने लगभग 14 दिन
और 14 रात लगातार यात्रा की। समुद्र उस समय किसी भी यात्री के लिए भयावह हो सकता था। न आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, न आधुनिक नौवहन उपकरण, न रेडियो, न बचाव जहाज। एक तूफान और पूरा जहाज संकट में पड़ सकता था। लेकिन फाहियान समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गया और वहां उसे बौद्ध धर्म का एक अलग संसार दिखाई दिया। अध्याय 7, श्रीलंका में बुद्ध की स्मृतियां। श्रीलंका में फाहियान ने बौद्ध धर्म को बहुत गहराई से देखा। यहाँ बौद्ध परंपरा मजबूत थी। मठ थे, स्तूप थे, धार्मिक समारोह थे, पवित्र अवशेषों से जुड़ी परंपराएं थीं और बोधि वृक्ष से जुड़ी श्रद्धा भी थी। फाहियान के लिए श्रीलंका अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसे यहाँ बौद्ध साहित्य और विनय परंपरा से जुड़ी ऐसी सामग्री मिलने की आशा थी जिसकी उसे चीन में आवश्यकता थी। उसने वहां लंबे समय तक अध्ययन किया। उसने ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त की और स्थानीय बौद्ध परंपराओं का निरीक्षण किया। उसकी यात्रा अब अपने अंतिम उद्देश्य के करीब पहुंच चुकी थी। चीन से निकलते समय वह जिन ग्रंथों की तलाश में निकला था, अब उनमें से कई उसके पास थे। लेकिन एक यात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह घर वापस न पहुंचे, और फाहियान की वापसी भी किसी आसान रास्ते से नहीं होने वाली थी। उसे फिर समुद्र में उतरना था। अध्याय 8, वापसी की यात्रा और समुद्र का संकट। लगभग 412 ईस्वी के आसपास फाहियान श्रीलंका से चीन लौटने के लिए समुद्री जहाज पर सवार हुआ। लेकिन समुद्र ने उसकी परीक्षा फिर ली। जहाज कठिन परिस्थितियों में फंसा। तूफान आया, दिशा को लेकर संकट पैदा हुआ। यात्रा लंबी होती गई। फाहियान ने समुद्री यात्रा की कठिनाइयों का उल्लेख अपने वृत्तांत में किया है। उस समय समुद्र यात्रा का अर्थ था प्रकृति पर लगभग पूरी निर्भरता। हवा अनुकूल हो तो जहाज आगे बढ़े, हवा बदल जाए तो दिशा बदल जाए, तूफान आए तो जीवन संकट में पड़ जाए। फाहियान और उसके साथी इन सब का सामना करते रहे। समुद्री मार्ग से उसकी यात्रा दक्षिण पूर्वी एशिया की दिशा में भी पहुंची। फिर अंततः वह चीन लौटने में सफल हुआ। लगभग 414 ईस्वी के आसपास उसकी लंबी यात्रा का अंतिम चरण पूरा हुआ। सोचिए, लगभग 15 वर्ष पहले एक वृद्ध भिक्षु चीन से निकला था। अब वह वापस लौट रहा था, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो यात्रा पर निकला था। उसके पास अनुभव था, ग्रंथ थे और एक ऐसी यात्रा की स्मृति थी जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ने वाली थी। अध्याय 9, फाहियान ने वास्तव में भारत में क्या देखा। अब फिर उस प्रश्न पर लौटते हैं। फाहियान ने भारत में क्या देखा? उसने सबसे पहले एक धार्मिक संसार देखा। बौद्ध विहार, भिक्षु, स्तूप, तीर्थ स्थल, बुद्ध की स्मृतियां और उन स्मृतियों को जीवित रखने वाले समुदाय। लेकिन उसने केवल समृद्ध धार्मिक केंद्र नहीं देखे, उसने उजड़े हुए स्थान भी देखे। कपिलवस्तु इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। बुद्ध के जीवन से जुड़ा होने के बावजूद उसके समय तक वह क्षेत्र काफी शांत और उजड़ा हुआ दिखाई देता था। इससे हमें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्य समझ आता है। धार्मिक महत्व और राजनीतिक शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं होती। कोई स्थान धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर। फाहियान ने ऐसा ही संसार देखा। उसने यह भी देखा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बौद्ध धर्म की स्थिति अलग अलग थी। कहीं मठों में बहुत से भिक्षु थे, कहीं कम। कहीं पुराने स्तूपों की पूजा होती थी, कहीं पुराने केंद्र कमजोर हो चुके थे। इसीलिए फाहियान के यात्रा वृत्तांत से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म एक ही स्थिति में था। उसकी तस्वीर क्षेत्र के अनुसार बदलती हुई दिखाई देती है और यही उसकी रिपोर्ट को मूल्यवान बनाता है। वह हमें एक विशाल और विविध भारत की झलक देता है। एक ऐसा भारत जो केवल राजाओं की कहानी नहीं था। यहाँ साधु थे, व्यापारी थे, किसान थे, नगर थे, धार्मिक केंद्र थे, यात्री थे और अलग अलग परंपराएं साथ साथ मौजूद थीं। लेकिन एक बात फिर याद रखनी चाहिए, फाहियान का ध्यान मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर था। इसलिए उसके यात्रा वृत्तांत को पूरे भारतीय समाज की पूर्ण तस्वीर नहीं माना जा सकता। वह एक विशेष दृष्टि से लिखा गया यात्रा विवरण है। फिर भी उस विशेष दृष्टि की वजह से ही यह इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने उन चीजों को दर्ज किया जिन्हें कोई सामान्य यात्री शायद नजरअंदाज कर देता। अध्याय 10, फाहियान की सबसे बड़ी विरासत। फाहियान की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उसकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। वह अपने साथ चीन वापस जो ग्रंथ लेकर गया, वे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे। उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा और यही यात्रा वृत्तांत आज इतिहासकारों के लिए अमूल्य स्रोत है। उसका ग्रंथ सामान्यतः बौद्ध राज्यों का विवरण
या फोगुओजी के नाम से जाना जाता है। उसने जिन स्थानों का वर्णन किया वे बाद में बौद्ध इतिहास और दक्षिण एशियाई इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण बने। फाहियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने चीन और भारत के बीच ज्ञान की यात्रा को स्वयं अपने जीवन से संभव बनाया। उसने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा की, भाषा सीखी, ग्रंथ खोजे, उनकी प्रतियां तैयार की और उन्हें वापस अपने देश ले गया। आज हम इंटरनेट पर किसी भी विषय की जानकारी कुछ सेकंड में खोज सकते हैं, लेकिन फाहियान के समय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी कभी हजारों किलोमीटर चलना पड़ता था। किसी पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता था और उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं उसकी प्रतिलिपि बनानी पड़ती थी। फाहियान ने यही किया, इसलिए वह केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, वह ज्ञान की खोज का प्रतीक है। उसकी यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि ऐतिहासिक स्रोतों को समझते समय सावधानी कितनी जरूरी है। उसने जो देखा वह उसके समय की वास्तविकता थी, लेकिन उसकी दृष्टि बौद्ध भिक्षु की दृष्टि थी। इसलिए हमें उसके वर्णन को उसके उद्देश्य और सीमाओं के साथ पढ़ना चाहिए। जहां उसकी जानकारी स्पष्ट है वहां उसका उपयोग करना चाहिए। जहां स्थान की पहचान विवादित है वहां सावधानी रखनी चाहिए, और जहां कोई परंपरा ऐतिहासिक प्रमाण से अलग है वहां दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। यही इतिहास को कहानी से अलग करता है। कहानी हमें भावनाएं देती है, लेकिन इतिहास हमें प्रमाण मांगता है, और फाहियान की यात्रा इन दोनों को एक साथ समझने का अद्भुत अवसर देती है। समापन तो प्रिय श्रोताओं, लगभग 60 वर्ष की उम्र में चीन से निकला एक वृद्ध भिक्षु लगभग 15 वर्ष बाद वापस लौटा। लेकिन इन वर्षों में उसने केवल हजारों किलोमीटर की दूरी तय नहीं की, उसने समय की दूरी भी तय की। वह उन स्थानों तक पहुंचा जहां बुद्ध की स्मृतियां जीवित थीं। उसने कपिलवस्तु के उजड़े हुए अवशेष देखे, लुम्बिनी की पवित्र परंपरा को दर्ज किया, कुशीनगर और वैशाली जैसे स्थानों की यात्रा की, पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्ष अध्ययन किया, ताम्रलिप्ति में लगभग 2 वर्ष बिताए, श्रीलंका में बौद्ध परंपराओं का अध्ययन किया और अंततः समुद्र पार करके चीन लौट आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह खाली हाथ वापस नहीं गया। वह अपने साथ ग्रंथ लेकर गया, ज्ञान लेकर गया, अनुभव लेकर गया और अपनी यात्रा का लिखित विवरण भी लेकर गया। आज जब हम उसके शब्दों के माध्यम से उस भारत को देखते हैं तो हमें केवल प्राचीन मंदिर या स्तूप दिखाई नहीं देते। हमें एक ऐसा संसार दिखाई देता है जहां ज्ञान के लिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते थे, जहां धर्म केवल पूजा नहीं था बल्कि अध्ययन और अनुशासन भी था, जहां किसी ग्रंथ की एक प्रति पाने के लिए वर्षों की मेहनत करनी पड़ती थी, और जहां एक वृद्ध भिक्षु ने यह मान लिया था कि कठिन रास्ता ज्ञान की खोज के सामने कोई बड़ी कीमत नहीं है। शायद फाहियान की यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, सीमाएं मनुष्य बनाता है, लेकिन ज्ञान की खोज करने वाला मनुष्य उन सीमाओं को पार कर सकता है। फाहियान ने भी यही किया। वह चीन से चला था भारत को समझने के लिए। भारत से उसने केवल ग्रंथ नहीं लिए, उसने इतिहास की एक ऐसी झलक साथ ले गया जिसे लगभग 1600 वर्ष बाद भी हम पढ़ सकते हैं। और शायद यही किसी यात्री की सबसे बड़ी सफलता होती है। उसका रास्ता समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी यात्रा की कहानी कभी समाप्त ना हो। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्राएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस प्राचीन यात्री की कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।